जय हिंद, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन से मन था आप सभी से एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बात करने का, तो मैं अभी कहानी बताने वाला हूं आपके प्राचीन इतिहास का, जो कि जाहिर तौर पे आपको बहुत ही लाभ देगा, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ने के बाद बनाया हुआ नोट्स है और ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी जीके जीएस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये जरूर प्रश्न आते हैं। इससे मैं सारे के सारे आपसे बताने वाला हूँ। थोड़ा ये कहानी की तरह है, आप इसका मज़ा लीजिए, सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि और चाहिए तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो अक्साई चीन से पाकिस्तान तक का क्षेत्र है। अक्साई चीन से पाकिस्तान तक का क्षेत्र है और 2350 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना जाता है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का ऐसे तो अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। और इस जिसको का मैक्सिमम जो नॉलेज है वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो हम लोग को बोलते हैं प्लेस पे जाने से ही प्राप्त होता है कि मोहनजोदड़ो भाई क्या था। इसको ब्राउंज एज भी कहते हैं इसको, यानी कि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी कि जहाँ पे कांसे का प्रयोग एज ए धातु मेटल के रूप में किया जाता था, इसी कारण से इसका नाम कांस्य युगीन सभ्यता ही पड़ा। यहाँ के प्रमुख स्थल थे तो हड़प्पा थे, मोहनजोदड़ो था और धौलावीरा और लोथर जो थे यहाँ के प्रमुख बंदरगाह थे। यहाँ पे जो प्रमुख स्थल था उसमें मोती बनाने का कारखाना बहुत ही प्रमुख था। यहाँ पे मोती बनाने का काम होता था और कालीबंगन और चानुदरो ये प्रमुख स्थल थे मोती बनाने वाले। प्रमुख देवता कौन थे भाई यहाँ के हड़प्पाकालीन सभ्यता के, तो पशुपतिनाथ थे, जिनको प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, यानी कि पशुओं की रक्षा करने वाले। अगर इसका मेन फूड कहा जाए तो यहाँ का मेन फूड था अनाज। यहाँ पे लोग गेहूँ, चावल, बाजरा ये सब का खेती करते थे और इसका सेवन करते थे। हड़प्पा काल में 6 गैरनरीज थी, जो कि जिसमें सबसे ग्रेट गैरनरीज मोहनजोदड़ो थी, ठीक है। और ग्रेट बात अगर कहा जाए, सबसे बड़ा स्नान घर तो इस धौलावीरा में हमको मिला है। और अगर हम 1500 के बाद के काल की बात करें, ये सभी प्राचीन इतिहास का आपको मैं एक तरह से नोट्स की तरह प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और चैनल सबको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन डालूँ तो वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ जो 1500 ईस्वी में शुरू हुआ उस वैदिक सभ्यता, जिस पे भारतीय सभ्यता बहुत हद तक निर्भर करती है, उसके बारे में। 1500 BC से 600 BC तक इसका कालक्रम माना जाता है। और आर्य जिसको, जो कि ग्रामीण सभ्यता वाले थे, जो कि बाहर से मध्य एशिया से मुख्यतः आए थे, वो और उन्होंने ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। मैक्स मुलर की थ्योरी के अनुसार भोजन की खोज में आए यह आर्य, क्योंकि शिकारी और खानाबदोश प्रजाति ये थी। कोई किसकी साथ थी, तो आर्य सभ्यता थी। अब हम आगे आते हैं कि कैसे इसका कालक्रम बटा हुआ है, तो ध्यान से देखते हैं कि वैदिक सभ्यता जो है यू ऋग्वैदिक काल किस में माना जाता है। 2 भागों में बटा था वैदिक सभ्यता, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है पोस्ट वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हमको पता है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें मंडलों की संख्या थी 10, जिसमें 1028 मंत्र थे और सबसे ज़्यादा इंद्र की चर्चा, जो कि वर्षा के देवता माने जाते थे, उसकी चर्चा ऋग्वेद में ही है। महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी थी और पूज्य माना जाता था सरस्वती नदी को। आगे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कास्ट सिस्टम था, जाति व्यवस्था थी, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मणों को माना जाता था, और उसके बाद जो कि पढ़ने लिखने से संबंधित थे, शिक्षा से संबंधित थे। उसके बाद क्षत्रिय को माना जाता था, जो कि रक्षा करने का, राजसी काम करने का काम करते थे। उसके बाद वैश्य आते थे। वैश्य जो है वो व्यापार और लेन देन का काम करते थे, और शूद्र यथासंभव सेवा क्रम माना जाता था। इसके बाद ही मनुस्मृति की रचना हुई थी वैदिक सभ्यता में, जिसमें कास्ट सिस्टम को अच्छी तरह से वर्णित किया गया था। पोस्ट वैदिक काल यानी कि पूर्व पश्चात जो है वैदिक काल, उसमें सामवेद की रचना की गई थी, जिसमें म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ों की बातें कही गई हैं। किस तरह के सुर होते हैं, सारे गामा पाधा निशा, इस तरह से ये सारे के सामवेद में ही वर्णित है। यजुर्वेद में बलिदान, इसके बाद मंत्र जो है पूजा पाठ से संबंधित जितने भी है, सूर्य अग्नि, इस सब का चर्चा किसमें दिया गया है, यजुर्वेद में। अथर्ववेद ज़्यादातर जादू टोना, परंपरा, रीति रिवाज, इस सब के बारे में, उपचार, चिकित्सा, ये अथर्ववेद के विषय थे। अब डिफरेंसेस क्या है भाई अगर हिंदू सभ्यता में और कहा जाए कि वैदिक सभ्यता में, तो देखिए हिंदू सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी, वहीं वैदिक युग लौह युग था।
अगर हम ट्रेडिशन का है तो हिंदू घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो व्यापार पर आधारित थी, जबकि वैदिक सभ्यता कृषि पर आधारित थी। ये एक शहरी सभ्यता थी और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। पशुपति यहाँ के हम पूज्य देवता थे। सिंधु घाटी सभ्यता के वहीं वैदिक युग में इंद्र की पूजा होती थी। मातृसत्ता की पूजा होती थी, यहाँ की मातृ प्रधान ये था। और यहीं पे वैदिक सभ्यता जो है पृथ्वी प्रधान था। अब देखिए इसमें इस तरह इतना बेजोड़ सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसका रोडों का निर्माण देखिए, इसको आराम से देख सकते हैं कितने करीने से किस तरह से घरों को बनाया गया था। नालियों की एक व्यवस्था थी जो कि घर के बाहर निकलता था, और ये ड्रेनेज सिस्टम की तरह इतना पुराना सभ्यता में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी और ज़बरदस्त ढंग से घरों की व्यवस्था वर्णित थी। हवा साफ चलेगी, इसमें ग्रिड सिस्टम के ज़बरदस्त तरीके से निर्माण किया गया था घरों का और नगरों का। तो कह सकते हैं कि उस समय इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती थी कि हो संभव, लेकिन हमको खुदाई में मिला है ऐसा जगह, और ये एक बिल्कुल ही ज़बरदस्त जगह है। महाजनपदों में 16 महाजनपद थे, जिसमें उड़ीसा, और देखिए उड़ीसा में आज यास तूफान भी आ गया है। ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल और का एरिया इसमें आता है। अगर हम साम्राज्य में देखें तो एक ही परिवार का राजा होता था, जो कि युद्ध या वैवाहिक संबंध द्वारा अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करता था। इम्पोर्टेंट जिसमें कौन कौन थे तो अंग था, वत्स था, मगध था और चंपा था। अगर हम राजगीर को लें तो राजगीर बहुतों की राजधानी हुई है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा हुई है। गिरिब्रज और वैशाली ये सब प्रमुख स्थल थे अलग अलग साम्राज्यों के लिहाज से। अगर हम देखें तो मगध साम्राज्य जिसमें सबसे श्रेष्ठ था धनानंद, नंदवंश, ये सब जितने भी वंश हैं इसी में हम आगे देखेंगे। हर एक वंश जिसमें मगध साम्राज्य में सबसे आगे का जिसका प्रमुख शासक था बिंबिसार, जिसको गौतमी पुत्र जो गौतम बुद्ध से संबंधित था। इसके संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के? तो बिंबिसार गौतम बुद्ध से ये संबंधित है। अगर हम कहें तो ये इसके बहुत सारे बच्चे थे, और ये समकालीन किसका है? बौद्ध गौतम बुद्ध के, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हम बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो सिद्धार्थ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड प्रमुख ऐतिहासिक ग्रोथ है। ठीक है, हर्यक वंश के कैसे कैसे शासक थे? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। इसके पुत्र अजातशत्रु ने ही इसको मार करके राजगद्दी हासिल कर ली थी, ऐसा माना जाता है। और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था, जिसने अपने पिता को मार करके इस वक्त यही चलता था, क्योंकि राज्य बहुत दिन तक पिता करने लगते थे, और बेटा जो था, जो कि शक्तिशाली जो था, वो चाहता था कि मैं राजा बनूं। इस तरह से वो अपने को मार देता था। इस समय राज्यपाल जो था वो उदयन बनारस का था, और इसी ने अपने पिता अजातशत्रु को मार करके फिर शासन स्थापित कर लिया। उदयन को उसके ही सेनापति शिशुनाग ने मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कालाशोक था, जो कि जहाँ पे जिसके सानिध्य में गौतम बुद्ध जिसके यहाँ मरे थे। ठीक है, और इसी के लिए यह फेमस हो गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट प्रकाश स्तंभ कहा जाता था। इन्हीं के समय पहली बार बौद्ध संगति हुई थी। और फर्स्ट बौद्ध, अगर हम बौद्ध संगति जो कि कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। तो राजगीर जो है वो प्रथम बौद्ध संगति यहाँ पे हुआ था। ये 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था अजातशत्रु के नेतृत्व में। दूसरी जो बौद्ध संगति है वो वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के नेतृत्व में, और 250 ईस्वी पूर्व में इसका काल था। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में कश्मीर में, यह 72 ईस्वी पूर्व से 78 ईस्वी पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इसके बाद नंद वंश का शासक स्थापित हो गया, और इसका सबसे प्रमुख शासक था महापद्म नंद, और प्रथम शासक भी था। और इसके बाद अंतिम शासक था घनानंद, जिसको मार करके मौर्य वंश की नींव पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके गुरुजी थे जिनका नाम था चाणक्य। और ये बहुत ही बिजोड़ का एक तरह से स्टोरी है, लेकिन ये सच्चाई भी है, हमारा इतिहास है, इसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में। और आर्य जो चाणक्य थे वो अपने पुस्तक जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति के विषय में बताया गया था, और इसके लिए ये बहुत ही काफ़ी फेमस थे। संस्थापक माना जाता है मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य को,
और ये इसका माना जाता है कि 100 अपने भाइयों को मारकर के ये राजा बना था। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, बहुत सारे इतिहासकारों में इसमें मतभ्रांति हैं। अशोक जो कि महान इस वंश का शासक था, उसने कलिंग के बाद अपना परिवर्तन कर लिया, ठीक है, कि अब मैं शासन नहीं करूंगा। मौर्य वंश के शासक में ये सबसे प्रमुख था, क्योंकि बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार अपने बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका तक भेजा था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कलिंग के युद्ध के बाद इसका मन बुरी तरह से परिवर्तित हो गया और इसने शासन के अच्छे विधि को, जिसमें लोगों की खुशहाली मायने रखती है, उसको लागू करना शुरू कर दिया। मौर्य वंश के बाद शासक जो थे वो उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, जिसमें शक थे, हुण थे, कनिष्क था, कुषाण था। तो ये जो थे ज़्यादातर की बहुत कम समय तक ये शासन स्थापित करने में सफल रहे। इसके बाद आया गुप्त काल, जो कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। लगभग 34 शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक इसका काल रहा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुषाण और सातवाहनों ने बड़े राज्य का निर्माण किया, किंतु तीसरी शताब्दी आते आते इनका अवसान यानी कि विघटन शुरू हो गया। अधिकांश विद्वान गुप्त वंश को क्षत्रिय मानते थे। सिरपुर अभिलेख में इन्हें क्षत्रिय कहा गया है। प्रारंभिक शासक कौन था? श्रीगुप्त थे। 275 से 300 ईस्वी इनका काल माना जाता था। प्रथम शासक तथा घटोत्कच द्वितीय शासक माना जाता है। 350 से 319 काल घटोत्कच का काल माना जाता है। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, जबकि उत्तरवर्ती गुप्तों ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का काल किसे माना जाता है? तो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का काल 319 से 334 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का काल। वहीं लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसका विवाह हुआ था और समुद्रगुप्त सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसका काल 335 से 380 वर्ष माना जाता है। ये इसको विक्रमादित्य की इसने उपाधि धारण की थी और ये प्रमुख शासक में से सबसे महान शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका दूसरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय भी था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। आगे इसका पूरा निष्कर्ष निकालूंगा और जो भी इसमें रह गया है उसको पूरा करेंगे, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। इससे मनोबल बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने में बहुत ही मन लगता है। ठीक है, मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। जय हिंद। देख सकते हैं आप, इतना चीज़ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बता दी है। जय हिंद।